नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल पे। और जैसा कि नाम हमने दिया है, शानदार ग्रोथ है और नतीजों का इंतजार है। नतीजे कौन से? नतीजे चुनाव के, क्योंकि पूरे 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने से सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होने वाला है चुनाव में। लेकिन इस बीच एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है जीडीपी का, यानी पूरे साल का और फोर्थ क्वार्टर का। वो नंबर सरप्राइजिंगली बहुत ही शानदार है। 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट एनुअलाइज बेसिस पे हमने कमांड की, और Q4 जहां पे हमें लग रहा था कि शायद थोड़ी नरम पड़े, वहां पे भी बहुत ज़बरदस्त नंबर आया है। तो ग्रोथ का भी एक बड़ा तड़का है। S&P ने कुछ दिन पहले अपग्रेड भी किया है, आउटलुक पॉजिटिव कर दिया है और नतीजों का इंतजार है। ये सारी चीज़ें मिल के क्या कह रही हैं कि अगले कुछ दिन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए किस तरह होने वाले हैं, इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि ग्रोथ का नंबर बहुत ही स्ट्रांग है। 7.8% Q4 का नंबर किसी को शायद ही एक्सपेक्टेड रहा हो, क्योंकि लोगों को लग रहा था ये वाला नीचे आएगा, और एनालाइज करके 7.5 पौने 8 के आसपास की टोटल जीडीपी आनी चाहिए, लेकिन एनालाइज जीडीपी 8.2% आई है। तो इसको कैसे समझा जाए? मार्केट में जो भारी उठापटक हुई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, उसको कैसे समझा जाए, इसी पे आज हम चर्चा करें। क्योंकि इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होगा, और इस शो का प्रॉमिस यही है कि जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा ना, उसी को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट, अर्थशास्त्री, मार्केट की समझ रखने वाले शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बहुत दिन बाद आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए हैं। पंकज जैन जी हैं, जो बहुत ही मार्केट को करीब से दिन भर देखते हैं, और ये भी पूछेंगे कि पिछले शुक्रवार को ये जो इतनी भयानक उठापटक 1 घंटे के अंदर हुई, ये क्या हो क्या रहा था वहाँ पे। साथ ही जसप्रीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और फंड चलाते हैं, और एक बिग पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अरुण मल्होत्रा जी तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अभी हम लोग जब ऑफ कैम चर्चा करें तो पता नहीं बहुत गजब गजब की बातें बता रहे थे, अभी वो भी इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि एक बार बिग पिक्चर के तौर पे जो लेटेस्ट डेटा हमारे सामने आया ना, उस पर बातचीत करें। शुभमन सर, ये जो बड़ा नंबर जीडीपी का है, ये चौंकाने वाला है, चाहे Q4 का देखें या पूरे साल का देखें। कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप इसको? चौंकाने वाला इसलिए देखिए नीरज जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी में जो डेटा आ रहे हैं, दे कंसिस्टेंटली, जिसे कहते हैं, सरप्राइज ऑन द अपसाइड करवा रहे हैं। मोर और लेस बहुत सारे हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि ग्रोथ रेट 7.1% के करीब रहेगा। मैं क्वार्टर की बात कर, लास्ट क्वार्टर का, और उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जबकि वो चीज उठ के फॉर द क्वार्टर 7 पॉइंट रियल जीडीपी 7.8% पे पहुंच गया। ये, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप देखेंगे कल, आज जो डेटा आया है पावर सेक्टर से, उसमें ये कह रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हैज बीन 30 मई को 250 गीगावाट। 250 गीगावाट सिर्फ समर के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना जंप नहीं होता है। 250 गीगावाट करस्पॉन्डिंगली हम लोग कभी पहुंचे नहीं थे। हमारा लास्ट फिगर था 222, 230 वाज एक मैक्सिमम था पिछले साल। 20 गीगावाट का जंप इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर दर्शाता है कि इकोनॉमी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेस आइटम जिसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कोई भी सेक्टर की बात कीजिए, वो चलता है। इस तरह का जब मूवमेंट अहेड आ रहा है, तो बार बार ही हम अर्थशास्त्री थोड़ा सा कॉशियस एस्टिमेट जब हम कर रहे हैं, तो हम वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द नंबर्स। ये अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ द नंबर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है इंडियन इकोनॉमी में, ये अभी भी पकड़ने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम आ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको एक और दूं, जैसे यूपीआई का नंबर्स। अभी भी किसी भी अर्थशास्त्र में हमारे बीच में इसके ऊपर ठोस एनालिसिस नहीं हुआ है कि ये यूपीआई का नंबर्स जो यहाँ पे पहुंच गया है, ये नंबर्स का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमी में किस तरह से रोल ओवर हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की, खरीदारी में, ट्रांजैक्शंस में कितना परसेंटेज पुश दे रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप देखें जीएसटी का नंबर 2 लाख करोड़ इन अ मंथ कलेक्शन, ये सारे हमको ये बता रहे हैं कि द इंडियन इकोनॉमी का मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो हम लोग जो जिसे कहते हैं मेजरिंग रॉड्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो
उनको थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत है, और ये मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये सिर्फ एक ही बार ही नहीं हुआ है। पिछले इस फर्स्ट प्रोविजनल एस्टिमेट में, सेकेंड प्रोविजनल एस्टिमेट में, क्वार्टरली जीडीपी में अभी जो डेटा आया है, उसके पहले भी हम लोग कंसिस्टेंटली फंड हाउसेस ने, चाहे इकोनॉमिक बैंक्स ले, चाहे कोई और एस्टिमेट्स जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज, सबको डेटा के बाद अपवर्ड रिवाइज करना पड़ रहा है डेटा को। ये इज एक आध बार होता तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट का कोई प्रॉब्लम है, एडजस्ट हो जाएगा। ये मेजरमेंट एडजस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज स्विंग जो इंडियन इकोनॉमी में आया है। अभी द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें देखना पड़ेगा वो है कि ये स्विंग किस तरीके से रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडियन इकोनॉमी दूसरे देशों से तो कट ऑफ नहीं है ना। दूसरे कंट्रीज के जो अप एंड डाउन है उससे कितना जुड़ा हुआ है, तो ये स्विंग अपवर्ड जो हमारा जो बायस जो आ रहा है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उसको हम कितना अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप मार्केट के लिए अगर आप इंडिकेशन की कोशिश करें, तो मार्केट्स में भी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मार्केट्स को भी जो डायरेक्शन फाइंडर्स जो हम लोग दे रहे हैं वो सही दे नहीं पा रहे हैं अभी, ना एडमिट दैट। और ये चीज देना जरूरी है, तभी जाके पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी में ये जो फ्लोट अपवर्ड्स आ रहा है, अभी 3.6 ट्रिलियन के करीब इंडियन इकोनॉमी का साइज हो गया है, ये किस किस गति से क्यों कैसे बढ़ रहा है, वह कहाँ पे नया नया मूवमेंट अपवर्ड्स के लिए प्रेशर आ रहा है, और इकोनॉमी में किस तरह से वो संतुलन बन रहा है। ओके, शुभ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डेटा है और या जो जीएसटी का डेटा है, ये रियल टाइम डेटा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लोग कई बार ना क्वेश्चन करते रहे जीडीपी पता नहीं कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन ये वाला नंबर तो एकदम सेकुलर स्टैंड अलोन डेली बेसिस का नंबर है। और सबसे अच्छी बात है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो पावर वाले में बहुत क्रिटिसाइज कर देख रहा है इस बार पीक आवर में बिजली नहीं मिलेगी, और ये सच बात है। नोएडा से बहुत सारी खबरें आ रही है यहाँ बिजली नहीं, वहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि डिमांड सरपास कर गई है। अब मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे जगहों पे हमने जो पैरामीटर लगा रखे हैं गेस करने के, वो सफिशिएंट नहीं है, और मार्केट जो इस वक्त हम लोगों का इलेक्शन की वजह से या किसी और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रीजन से नहीं वो कर पा रहा है, जो जबकि हम मानते हैं कि बहुत तेज बैरोमीटर है हमारा स्टॉक मार्केट, जो हमें बताता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। दोनों के बीच में आपको लगता है कि एक मैसिव डिस्कनेक्ट है, और वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन सामने खड़े थे? कुछ हद तक मैं कहूंगा कि ये मार्केट्स में अभी जो मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट से भी ज्यादा मार्केट में आई थिंक सेंसिटिविटी ज्यादा है इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, और वो रिजल्ट्स के ऊपर में ही मार्केट्स में अभी अप एंड डाउन वगैरह चल रहा है। आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे वैसे एक चीज कि अगर हम एफआईआई का डेटा देखें, जिसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, एफआईआई का मई महीने में डेट बाइंग काफी ज्यादा रहा है, रिकॉर्ड। इक्विटी से देव गॉट आउट, बट डेट बाइंग काफी ज्यादा हुआ है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जून में जून ऑनवर्ड से जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इंडियन डेट इक्विटीज इंक्लूडेड होंगे, तो इसलिए सारे मूवमेंट्स एफआईआई के अभी टुवर्ड्स डेट सिक्योरिटीज है। ये भी एक मैं कहूंगा एक मेजर चेंज है इन द वे एफआईआई मार्केट को देखते हैं, कि इक्विटी में जो रेगुलर मूवमेंट्स है उससे कहीं ज्यादा दे आर टेकिंग पोजीशंस इन द डेट मार्केट। एसएनपी का जो कल का जो डेटा आया, कल जो एनालिसिस आया है, दैट मेक्स इट वेरी क्लियर कि उनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी में अभी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट कि चाहे कोई भी फॉर्मेशन गवर्नमेंट में आए, द रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी का जो मूवमेंट है वो बरकरार है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस का जो स्टेटमेंट एसएनपी दिया है, और क्लियरली कह रहा है कि वी आर, मतलब हम लोग असेस कर रहे हैं कि इंडिया को रेटिंग्स को अपग्रेड किया जाए या नहीं, फ्रॉम द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है BBB माइनस, वहां से दिस शोज कि भाई किस हद तक द वर्ल्ड इकोनॉमी, द वर्ल्ड मार्केट्स आर असेसिंग, इंडियन इकोनॉमी को असेस कर रहे हैं कि ये इसमें जो मूवमेंट्स आए हैं वो सारे एक जिसे कहते हैं एक क्लियरली एक शिफ्ट, डायरेक्शनल शिफ्ट हो गया है, और उस डायरेक्शनल शिफ्ट को मुझे लग रहा है
वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है, प्रोबब्ली दे आर मोर सेंसिटाइज्ड, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जैसे, क्योंकि अभी जैसे डेट इक्विटीज, डेट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, नए गवर्नमेंट जो आएंगे उसका इस साल बहुत ही कम डेट इश्योरेंस होंगे। तो निश्चित ही इंडियन मार्केट्स में यील्ड्स ऑन द इंडियन डेट सिक्योरिटी, इंडियन डेट पेपर्स काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट को उतना डेट की जरूरत ही नहीं है। 2.11 ट्रिलियन ऑलरेडी आरबीआई दे चुका है। तो इंडिया गवर्नमेंट और कितना डेट उठाएंगे मार्केट्स से? तो ऑटोमेटिकली यील्ड्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे टुवर्ड्स वर्ल्ड मार्केट्स में कवर करने के लिए। ऑल द चीजें जो अच्छी चीजें माने जाते हैं कि गुड डील्स, इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, एक्सटर्नल अकाउंट इज इन कंट्रोल, तो इन सबको चीजों को देखते हुए बहुत ही कम स्पेस रहेगा फॉर डेट, एडिशनल डेट पेपर्स। जो फ्रॉथ इंडियन मार्केट में रहता था कि बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर्स आ रहे हैं, उसको वो नहीं मिलेगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, मुझे लगता है इस साल फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जितने तादाद में, जितने ह्यूज वॉल्यूम में आते थे उतने वॉल्यूम में नहीं आएंगे मार्केट में। तो इन सब चीजों को जब एनालाइज करते हैं तो मार्केट का में अगर पोजीशन लेना हो वगैरह, तो इन सब चीजों को समझना काफी जरूरी हो जाता है। एंड आई थिंक ये करेक्शन और ये एज एनालिसिस ओवरसीज प्लेयर्स को ज्यादा समझ में आ रहा है, रादर देन आई वुड से टू सम एक्सटेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। रिटेल को सबसे एंड में पोजीशन लेते हैं, वो अभी भी देखना है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बेस पे चले। मुझे लगता है दैट इवेंट हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन लॉन्ग टर्म। जी सुमन, अब बहुत कम बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिस्ट और मार्केट वालों के बीच में एक मत हो, वो एक ही तरह से सोचें। और आज मुझे वो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वाकई जो बहुत सारे इवेंट हुए हैं वो आप लोग सुन के खुश हो रहे होंगे ना कि इकोनॉमिस्ट देखिए हमारे लिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, और वो सब फैक्ट पे आधारित है। लेकिन आप लोग इतना परेशान, इतना चिंतित क्यों हैं? इकोनॉमी का नंबर देखिए, 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड मिल गया आपको, जीएसटी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बिजली कंजम्पशन बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़ रहा है, फिर आप क्यों इतना परेशान है? आई थिंक मार्केट ना एक बहुत बड़ा इवेंट है जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, उसके लिए थोड़ा रिटेल थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर आप देखें लास्ट 12 मंथ्स में आप लोग सेंसिटिव नहीं हो, रिटेल ज़्यादा है। नहीं, हाँ, रिटेल ज़्यादा है। और काफ़ी स्टॉक्स ना काफ़ी स्टॉक्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल, लास्ट 12 महीने में बहुत अच्छे करे हैं। तो एक निवेशक का एक दृष्टिकोण होता है कि आप जो थोड़ा प्रॉफिट है थोड़ा कमा के 100 का अगर 150 पहुंच गए हैं, 170 पहुंच गए हैं, 140 पहुंच गए हैं, 20-30% निकाल के अपना साइड में रख ले, ताकि इन केस जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, कोई अगर नतीजा अगले वीक ऐसा आ जाए जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और वोलेटिलिटी हो, तो उनको वो मौका मिले नीचे में स्टॉक खरीदने का। अदरवाइज अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखें, पूरी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, कोई भी नंबर देखिए इकोनॉमिक डेटा, प्लस जो आरबीआई ने इतना बड़ा फाइनेंशियल बोनेंजा दिया है 2 लाख करोड़ का, उससे मल्टीप्लायर ग्रोथ आएगा। गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत नहीं है, इससे 0.4% के करीब जीडीपी कम हो जाएगा, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो आपको बोरो करने की जरूरत नहीं, आप और स्पेंड कर सकते हो कैपेक्स में, और उससे जो इम्पैक्ट आएगा उससे और आपका जीडीपी ये जो नंबर है ये सस्टेन करेगा। तो इकोनॉमिक डेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट थोड़ी नर्वसनेस रहती है कई बार, इतना बड़ा इवेंट है, 5 साल में एक बार इवेंट आता है, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो रहेगी। इवेंट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, हाँ, थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहेगी। फेयरली क्या मान के चल रहे हैं? ऐसा आपने कहा ना कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? नहीं, एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर्स में खेल रहा है। मुझे लगता है गैप बहुत ज्यादा है रूलिंग पार्टी और दूसरों में, रेंज बहुत बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्क है उस तरफ पे। दूसरा, एक आप ये भी देखिए कि मार्केट की वैल्यूएशंस चीप नहीं है। अभी जो मार्केट कैप टू जीडीपी होगा वो करीब 145-150% है। बफेटोलॉजी इंडिकेटर, जो बफेट का जो इंडिकेटर है, लास्ट टाइम पीक हुआ था मेरे ख्याल से 2007 में 8 में करीब 140% पे। मिड कैप का जो पी है अभी इंडेक्स का, अपवर्ड्स ऑफ 30 पी है। यस, पीक रहा है 35 के आसपास, हाँ, पीक 35 रहा है। तो आप पीक के पास हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी नर्वसनेस का कोई रीजन नहीं है। नर्वसनेस का रीजन इवेंट है, फिर वैल्यूएशंस हाई हैं, तो आदमी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इतना कमा के थोड़ा सा तो बुकिंग करेगा ना, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अच्छा, जो नंबर आप कह रहे हैं, क्या क्या नंबर आप लोग को लगता है कि बहुत कंफर्टेबल नंबर है?
आई थिंक मुझे लगता है गवर्नमेंट बन जाए, व्हाट इज मतलब निवेशक क्या देख रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या देखता है, कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। अब वो 290 पे रहे, 340 पे रहे, उससे मेरे को पर्सनली कोई मैटर नहीं करता है। जो मुझे लगता है इजीली पार हो जाएगा। 272 पर है तो वो भी गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे कॉन्टिन्यूटी से मतलब है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स। अदरवाइज क्या होता है, कई बार जब चेंज होता है तो वो थोड़ा सा ये रिफॉर्म चेंज कर दो, ये वापस कर दो, ये वो कर दो, वो नहीं होना चाहिए। वी जस्ट आर लुकिंग फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ वट एवर रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन पिछले 5 सालों में। तो आप मतलब 20% कैश पे हैं। मतलब होना चाहिए। आप देखो इंडिया पहले फेज में क्या था, 2014 से 18-19 स्मॉल कैप काफी चीजें ली, उसके बाद 19 से 24 मिड कैप आ गया, ग्रोथ था 6 सवा 6। अब की बार लार्ज कैप बन चुका है और अब 8% पे ग्रो करेगा। जब लार्ज कैप 8% पे ग्रो करेगा, इसका इंपैक्ट आप ग्लोबली देखेंगे ना, तो वर्ल्ड में 29 तक अगले 5-10 सालों में ये एक सुपर पावर बन जाएगा। अब यही बात अगर मोदी जी कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। अभी देखो अरोड़ा जी ये कह तो रहे हैं। फैक्ट है, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रहा। जसप्रीत जी के पास चलते हैं। जसप्रीत जी देखिए, शुभमो जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो सब फैक्चुअल बातें। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब क्रिटिक्स आलोचना करते हैं उन नंबर्स की और फिर वो मानते हैं कि हाँ ये सही है। तो ऐसी हम लोगों ने बहुत खबरें पढ़ी हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर अगर सारी चीज़ें अच्छी इवेंट की तरफ दिख रही हैं, मल्होत्रा जी कह रहे हैं 272 भी मेरे को चलेगा, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो फिर मार्केट में ये डर क्यों था? शुक्रवार को ऐसा उठा पुटक मचा रहा था, पता नहीं दुनिया में क्या बदलने वाला है। एक एक कैंडल 100 पॉइंट की बन रही थी निफ्टी में। क्या हो रहा था? आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? I think good evening and to everyone and including the fellow panelists. तो ये आई थिंक इवेंट के पास जितना पास आ गए उस वजह से वोलेटिलिटी है और उस वजह से है। अगर आप एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले देखें तो इतना नहीं है। तो विक्स इंडेक्स भी देखें, अब जाके कहीं 24-25 हुआ, अदरवाइज इट वाज स्टेडी 15 16 17 18 में ही था। एंड माइंड यू ये अगले हफ्ते बढ़ेगा, राइट? हमारा एनालिसिस कहता है जो इलेक्शन का पीरियड होता है, जो हफ्ता होता है, नेक्स्ट वीक जो इंडेक्स है वो 30 35 40 भी क्रॉस कर सकता है, राइट? इसका मतलब वो जो कैंडल्स आप बता रहे हैं, मुझे लिमिटेड समझता है, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है। अभी तो ट्रेलर ही दिखा है अभी लास्ट के कुछ दिनों में। रियल मूवी तो अगले हफ्ते मिलेगी देखने को। एंड बट ब्रॉडली यू नो एज ऑल ऑफ अस, आई मीन ऑल द सीनियर पीपल सेड कि नंबर्स अच्छे हैं ब्रॉडली, राइट? अब 6.7%, 6%, 7%, 7.5 लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7.8 आ गया जीडीपी ग्रोथ, राइट? एंड अरुण जी कह रहे हैं कि 272 or more is good for everyone. तो largely agree, right? अब 2.72 आती है, 3.72 आती है, whatever government comes with a majority, फटाफट they take charge and continuity बनी रहे और अपना जो the train is back on track. तो it is just a small near term nervousness, ज्यादा कुछ नहीं है। incremental money नहीं डाला जा रहा, that's the only thing. नया पैसा डालने के लिए लोग रुक रहे हैं, so इसलिए सेलिंग तो नॉर्मली रहती है। जो नया पैसा है वो बहुत रुक के आ रहा है, सोच समझ के आ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में एज एंड व्हेन पोस्ट वेडनेसडे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, होपफुली ट्यूसडे ही आ जाएगी, ऑल दैट मनी विल बी स्टार्ट कमिंग बैक, वो धीरे धीरे मार्केट में वापस आ जाए। आपने एक बात अभी कही कि अगले हफ्ते, अभी तो ये मतलब बहुत ही कम देखा है हम लोगों ने, और ज़्यादा हम देखेंगे ये वोलेटिलिटी। वो उस वोलेटिलिटी के सिनेरियो क्या है जिस पे हम इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? आई थिंक ब्रॉडली 3 सिनेरियो अगर बहुत सिंपलिस्टिकली देखें तो, मतलब सबके अलग अलग होंगे। One is, let's say 272 or below, or let's say because that is where everything goes down for a toss, right? I'm saying NDA because NDA पे ही बात हो रही है, right? उसमें obviously very high volatility, knee jerk reaction, then some consolidation, and then let's say whatever, depending on कौन आ रहा है कैसे आ रहा है, right? That's like an isolated case. I think 1-3% probability है। कोई भी वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आज के दिन में, neither markets not any of the participants. The middle one, or let's say the other one, is where it is 350, 370, 400, whatever be that number, doesn't matter. Market will happily take it. Maybe less volatility, very less volatility, and then consolidation and then upward movement. In between वाला जो number है, which is 280 to 350 के zone में, or let's say even 330, that it could be again some high amount of volatility and also क्या सरकार अब उतनी freely वो अपने रिफॉर्म प्रोग्राम्स कर पाएगी, बिकॉज देन यू हैव अदर स्टेट इलेक्शंस इंक्लूडिंग द नंबर 2 स्टेट इन इंडिया व्हिच इज महाराष्ट्र में 48 सीट्स, उसका नवंबर में आ जाएगा। तो अपने वो सो कॉल्ड अल्ट्रा रिफॉर्मिस्ट मेजर करते रहेंगे
with that not so high majority या थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे. Also given कि रूरल अभी बहुत वीक है. जो स्टेपल साइड है कंजम्पशन बहुत वीक चल रही है. या फिर एक वो लेवल का डर बन जाएगा. तो उसमें अगेन if that scenario plays out, and which is what it is looking like, right? As of now, सब लोग यही बोल रहे हैं 290 on the lower side, 330, 340 on the higher side. Then that could be a phase where market could see fair amount of volatility, but some period of consolidation, and then next. I mean, valuation को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. We are no longer as cheap as we were, right? 18 and a half times March 26 earnings, Nifty EPS, and अरुण जी बताया we are not वो margin of safety उतनी नहीं है mid and small caps में. So I think people would like to wait and watch and put slowly money and not as quickly as it was. अगर वो 350 और more आ जाती है. But starting exactly 24 hours from now till 5th at least ये पूरा न्यूज बुलेटिन ही मतलब अलग ही मुद्दे पे होने वाला है. तो मुद्दा आने नहीं वाला इंडियन 350 प्लस तब क्या होगा? 350 प्लस है पूरा. लोएस्ट मतलब पॉसिबल वोलेटिलिटी विच अगेन विल बी 35-40 वीक्स जो अभी 24 पे है. Right, because you have your fair amount of traders and option writers and buyers who will be active, right? And इस पूरे खेल में ले देके एक ही section of so called participations का ही net guaranteed so called profit है, which is the market participants, be it brokers or depositories like CDSL, NSDL and all the brokers, because net इतना turnover होने वाला है अगले 4-5 दिनों में that बाकी कोई कमाए ना कमाए उनकी turnovers are guaranteed that it will go through the roof. देखा पिक भी मिल रही है. Not seen in the recent. जसप्रीत सर थैंक यू. देखिए आपने ना हल्के हाथ में इनडायरेक्टली बता दिया लोगों को कि कौन सी कंपनियों को भयंकर फायदा होने वाला है इस वोलेटिलिटी में. short term thing. राइट. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अच्छा पंकज जी, आपको क्या लग रहा है? आप लोग क्यों इतना घबराए, चिंता कर रहे हैं? आराम से चिंता से क्यों नहीं बैठे हुए हैं कि बढ़िया चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक? नमस्कार नीरज जी. देखो नीरज जी, किसी भी बड़े इवेंट से पहले एक नर्वसनेस एंजाइटी होती है. आई थिंक एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है. और अगर जिस तरह का एक समीकरण पिछले 4-5 हफ्तों में मैंने पढ़ा है या देखा है, और जो अच्छे सूत्र हैं, जो रिलायबल और क्रेडिबल मीडिया के लोग हैं या अच्छे आर्टिकल्स हैं, अगर उसमें मैं अपनी गट फीलिंग अगर लगाऊं तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का जो करंट एक स्ट्रेंथ है, अपकमिंग स्ट्रेंथ में जो बातें हो रही हैं, इट कुड बी इन अ रेंज ऑफ -25 to +10 to 15 फ्रॉम द करंट काइंड ऑफ रेंज जो भी इनके 303 या 306 है. एंड जो इनके एलाइज हैं, आई थिंक जो एनडीए के एलाइज हैं, आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ डाउटफुल काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके तरफ से एक सीरियस व्हाइट वॉश सा ना हो जाए या सीरियस इरोजन ऑफ सीट्स ऑन देयर एंड हो जाए. सो आई थिंक इन सब चीजों का समीकरण लेके मार्केट नर्वसनेस है. और डेफिनेटली जैसा और मित्रगणों ने भी कहा कि मार्केट इज डिसेंटली प्राइस्ड, हेवीली प्राइस्ड मार्केट है कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ वेरी लाइट काइंड ऑफ मार्केट, वेरी चीप काइंड ऑफ मार्केट. और उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी चीज है कि जिसका शायद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब कोई भी शायद अभी तक नहीं दे पाया है, कि जिस तरह की हम बड़ी सेलिंग एफआईज की तरफ से देख रहे हैं पिछले 3-4-5 महीने से देखें, आई थिंक दे बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर एंड गुड. आज के फिगर मैं देख रहा हूँ 1200-1300 करोड़ के बाइंग के फिगर आए हैं आज के एफआईज के. बट आई थिंक दे बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर्स इन आवर मार्केट. और वो सेलर इस वजह से हैं कि यूएस में काफी अच्छे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हैं, या इस वजह से है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले 1.5-2 साल में इन डॉलर टर्म्स कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न उन्हें नहीं मिल पाया. क्या वो इस वजह से है कि कुछ पैसा यहां से चाइना जा रहा है, या इस वजह से है कि कुछ पैसा यहाँ इक्विटी से निकल के यहाँ की डेट मार्केट या बॉन्ड मार्केट में आ रहा है, या वो इस वजह से है कि इलेक्शन नर्वसनेस है एंड दे वांट टू टेक आउट सम मनी बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट सेट्स इन. आई थिंक इसका क्लियर कट जवाब एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है, और जो मैंने अपने मित्रगणों से बात की है बहुत क्लियर कट जवाब किसी के पास भी नहीं है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक मेरे को लगता है कि ये एक कॉशन स्टैंड है, एक नर्वस स्टैंड है मार्केट का. बट आई थिंक मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि ऑल शुड एंड वेंड एट एंड ऑफ द डे.
2 दिन की और बात है। और पर जिस तरह के हमारे इकोनॉमी के फिगर्स आए हैं, जिस तरह के जीडीपी के फिगर्स आए हैं, चाहे वो क्वार्टरली फिगर्स हो, एनुअल फिगर्स हो, बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेशन से फिगर्स अच्छे आए हैं। फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से 200 बेसिस पॉइंट से कम आया, जो एक एक्सपेक्टेड, जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था, उससे काफी अच्छा हमारे को आने वाले वक्त में, वंस दिस इलेक्शन इवेंट इज ओवर, आने वाले वक्त में एक रेटिंग अपग्रेड की बातें हो सकती हैं। आने वाले वक्त में अगले 2-3 क्वार्टर में आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए मैनूवरिंग स्पेस मिल सकती है। तो आई थिंक समीकरण काफी अच्छा है। एंड आई थिंक अभी अगले 2-4 दिन तो ये इलेक्शन का इवेंट ही एक सबसे बड़ा इवेंट है। पंकज जी, और अगर ये इवेंट ठीक ठाक पास आउट हो जाता है जिस तरह के एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक वी शुड सी सॉलिड ग्रोथ इन इक्विटी मार्केट वंस अगेन। पंकज जी, क्या मार्केट का ये कंसर्न है कि एनडीए मिला के सरकार बना लेंगे वो, ये बहुत उनके लिए कंफर्ट नहीं है? उनकी चिंता ये है कि वो 303 से कम नहीं होने चाहिए। आपने कहा 20 कम हो सकते हैं, एक व्यू ये है मार्केट में 20-30 कम हो सकते हैं, ये ज़्यादा चिंताजनक है रादर कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं सरकार तो बन जाएगी भले एनडीए मिला के बने। ये सही है क्या? देखो, मार्केट में एट एंड ऑफ द डे इक्विटी मार्केट को क्या चाहिए, हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। और एज ए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेरे को लगता है कि अगर 10, 15, 20 सीटें कम भी होती हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक एक ड्रेडेड सिनेरियो है मार्केट में, या एक सोचने वालों में एक जो सीरियस बियर के सिनेरियो कि ऐसा तो नहीं एनडीए मिला के भी कहीं 270 के नीचे नहीं रह जाएंगे, तो वो सिनेरियो आई थिंक काफी अनलाइकली सिनेरियो। अब तो ठीक है, आई थिंक डोर्स आर ऑलमोस्ट क्लोज, आज मार्केट बंद हो चुकी है और जब हम सोमवार को खुलेंगे काफी कुछ एग्जिट पोल को लेके खुलेंगे। सो एक वो काफी अनलाइकली सिनेरियो, बट यू जस्ट कैनॉट से, आई थिंक किसी चीज को आप विश अवे नहीं कर सकते, आप आग नहीं बंद कर सकते। सो एक टोटल एक नर्वसनेस है, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली सिनेरियो, इफ आई कुड पुट इट इन अ परसेंटेज टर्म काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक 80 to 85% जो सिनेरियो हैगा कि ऑन अ टोटल बेसिस, on a total BJP plus NDA basis, I think 300 plus तो पार कर जाना चाहिए, and that should be a comfortable scenario। ठीक है, एक मार्केट में हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा बहुत डिप आए कि 20-25 सीटें कम हो गई। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस, नॉट दैट कि ऐसा हो गया या होने वाला है। बट एट एंड ऑफ द डे आई थिंक मार्केट काफी रेजिलिएंट है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों, अगर हम पिछले 3-4 हफ्ते देखें तो ग्लोबल मार्केट से परफॉर्म डिसेंटली वेल, और एक वो कैचिंग अप एक्सरसाइज भी हमारी मार्केट्स को करनी है वंस द इवेंट इज ओवर। एंड अगर हेल्दी टर्म में इवेंट ओवर हो भी जाता है तो आई एम नॉट लुकिंग एट अ सिनेरियो कि जहां पर थंपिंगली 350-360 एनडीए की आए। आई थिंक वो ऐसी बात नहीं है। हमारे को डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए इस इलेक्शन में। आई थिंक गुड फर्स्ट डिवीजन इज गुड एनफ। और एक छोटी मोटी अगर मार्केट्स में किसी वजह से फॉल आती भी है, आई एम वेरी श्योर 1-2 दिन में मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी अगर ड्रेडेड सिनेरियो में नहीं जाती है। तो दैट इज द सिनेरियो वी आर प्लेइंग विद, दैट इज द सिनेरियो हम अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं। डिस्टिंक्शन मिल जाए तो क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है। मतलब देखिए, तो फर्स्ट क्लास से खुश हूं, तो अगर मिल ही जाए तो क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात जो आप लोग शायद संकोच कर रहे हैं या एक मन के अंदर खटका है, मैं उसको ओपन कर देता हूं जब आप सुम्बो जी से लेता हूं। सुम्बो सर, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट ना थोड़ा सा संकोच में बोलते हैं, अब मैं उसको खोल देता हूं। अगर ये एनडीए गवर्नमेंट 300 से बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस से नीचे है 20-30 सीटें। ठीक है, तो सरकार बन गई, सब कुछ ऊपर से बढ़िया दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें हो सकती है कि जितनी स्ट्रांगली आप कोई काम कर पाते थे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे या सोशल रिफॉर्म के तौर पे, उसमें थोड़ा सा आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ सकता है। गवर्नमेंट उतनी मजबूती से शायद काम न कर पाए, ये मन में डर हो सकता है मार्केट के। थोड़ा जिटरी इसलिए भी हो सकती है मार्केट कि उसका रियल कंसर्न ये है कि वो 303 का नंबर पार होना चाहिए, क्योंकि वो जो एलाइज 10-5 सीट लेके आते हैं उन पे भरोसा नहीं। मुझे चाहिए कि अकेले मोदी जी की सरकार 310 से कम बने, तो फिर वो थंपिंग काम होगा कि उनको अगर कुछ करना है बड़े पैमाने पर पीएसयू के प्राइवेटाइजेशन का काम करना, तो कोई उंगली रखने वाला ना हो। क्या ये डर जायज है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। रादर अब देखिए, अगर ऑफ कोर्स राजनीतिक समीकरण अलग चीज है, लेकिन मान लीजिए एक सरकार आ रही है एनडीए की एंड विद जस्ट बेसिक मेजॉरिटी वगैरह, तो उनको तो और ज्यादा लगेगा ना कि भाई हमें अपना ये जो कमी है ये इसको एडवांटेज में ट्रांसफर करना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर इस तरह से अगर देख के चले तो मेजर पॉलिसी चेंजेस
ज्यादा मुझे लगता है उसकी ज्यादा गुंजाइश है। देखिए 303 तो पिछले सरकार में थी, आउटगोइंग सरकार में, लेकिन पिछले सरकार फर्स्ट सरकार में लैंड रिफॉर्म्स हो नहीं पाया। इस सरकार में उस मेजॉरिटी के बावजूद एग्रीकल्चर हो नहीं पाया, और मुझे नहीं लगता है कि वो 303 से 330 350 होने से इन सारी चीजों में कुछ बदलाव आएगा। बल्कि जिन चीजों में पॉलिसी चेंजेस जिसकी जरूरत है, जैसे लेबर में, इलेक्ट्रिसिटी में, पेट्रोल, अभी जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह जीएसटी के तहत नहीं आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के में नहीं आते हैं, बहुत जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इनमें तो कोई सरकार को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है, और सरकार को उल्टा ज्यादा जोश रहेगा कि भाई हमें करके दिखाना है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कि आपके पास मेजॉरिटी हमने तो दे दिया, आप तो गवर्नमेंट बना दिए हैं, अभी आप गवर्नमेंट में आप करके दिखाइए। और ऑपोजिशन अभी अचानक बदल नहीं जाएगा। जो आपके पास जो पावर्स हैं वो पावर्स ऑलरेडी हैं, यानी कि आप करना चाहते हैं या नहीं, इस पर बात आके टिकेगी, रादर देन कि आपके पास कितने नंबर्स हैं। क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हैं, ये उस तरह के चेंजेस हैं जो लेजिस्लेटिव नहीं, पॉलिसी लेवल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे आप सरकार, जैसे देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई कामकाज हो नहीं पा रहा है। वो कामकाज का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? म्यूनिसिपल लेवल पे, पंचायत लेवल पे। इन चीजों की जो इनमें जो अड़चन लोगों को डेली रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं, अभी दिल्ली में वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, या कहीं पे सीवेज प्रॉब्लम है, अभी इतनी दर्दनाक केस हो गया, हॉस्पिटल में आग लग गई, बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज, सच अ हॉरिबल डेथ। इन चीजों में कोई लॉ की तो जरूरत नहीं है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि आप सरकार में बैठ के कितना कितना जोर आप डाल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को, जिन पर काम हुआ ही नहीं है और जिन पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। रियल एस्टेट में किसी भी बिल्डिंग, किसी भी फ्लैट्स खरीदने में लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई रेरा आने के बावजूद भी बहुत सारी जगह पे अड़चन है। ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आराम से किया जा सकता है अगर सरकार की मंशा। इसलिए मुझे नहीं लगता है इस पे सरकार के नंबर्स बहुत ज्यादा फर्क लाते हैं। रिफॉर्म्स, अभी उन तरह के रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो एग्जीक्यूटिव विल की बात है, और एग्जीक्यूटिव विल शुभमय, नंबर्स से नहीं इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए थिन मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में सरकार है इनकी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी, तो उसका क्या ये असर भी हो सकता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ ध्यान दें? क्योंकि सामने से जो अपोजिशन ने जो पासा फेंका है, अगर उसकी वजह से उनकी सीटों इतनी ज़्यादा नहीं आई, तो एक मन में डर हो सकता है कि यार हमको अगला इलेक्शन भी लड़ना है, तो थोड़ा सा पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ सरकार ध्यान दे, रादर कि बहुत हार्श इकोनॉमिक डिसीजन ले कि भाई अब डाइवेस्टमेंट क्यों करना है जब वही इशू बना देंगे लोग, चलो भाई उसको रोक देते हैं। क्या इस तरह का दबाव हो सकता है गवर्नमेंट में अगर थिन मेजॉरिटी आती, जो लोगों को यहाँ डर हो सकता है? नीरज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में भारत अभी जुड़ चुका है, उसका अमाउंट कम है। मैं फिर से वही बॉर्न इंक्लूशन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और एसएनपी ने इसका जिक्र भी किया है। हम अभी हार्ड बजट कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ चुके हैं। इंडिया के लिए, किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कोई भी फॉर्मेशन आए, बड़े बड़े जो मोटे नंबर्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, मैं इन पर फिर से जोर दे रहा हूँ, इनको लेकर खिलवाड़ करना भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। किसी भी सरकार इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। फ्रीबीज की बात करें या सॉप्स की बात करें, सब्सिडीज की बात करें, इनमें जरूर एक्स्ट्रा आएगा। नया गवर्नमेंट आते हैं तो नेचुरली वो कोई भी गवर्नमेंट, मतलब एनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो भी आएगा, वो ज्यादा दिखाएंगे, ये तो निश्चित है। और आरबीआई ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए वो रास्ता सुगम भी कर दिया है। मैं मानता हूं कि वो चीज हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल डिस्टॉर्शन
इन जिसे कहते हैं इन सिस्टम्स में, वही मैं तीनों चीज की बात कर रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन तीनों में कोई भी सरकार इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट, बैड इफेक्ट आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। जब तक हम वर्ल्ड मार्केट्स के में जुड़े नहीं थे, सिर्फ बात हो रही थी, तब तक हमारे पास वो फ्रीडम। अभी जब हम उसमें साइन अप कर चुके हैं, एक इस तरह का कोई भी नंबर्स जो कैलकुलेशन में दिखाता है कि भाई सरकार ने अपना फिस्कल प्रोबिटी को छोड़ दिया है या दूसरे किसी रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ा केओस है, रादर देन कि सरकार की मंशा क्या है। ऊपर में कुछ भी बोलते रहे कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक भारत में अभी वो फ्रीडम हमने धीरे धीरे एंड विद वेरी गुड रीजन, अच्छे रीजन से हमने उस फ्रीडम को हमारे हाथ से ही हमने छोड़ दिया है। और इसीलिए हमें अभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल में चलना ही पड़ेगा। राइट। मुश्किल जो है वो है कि वही मैं कह रहा हूँ कि एट द माइक्रो लेवल, लोगों की जिंदगी में, अर्बनाइजिंग इंडिया में हीट आइलैंड्स की जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ डिलीवरी के जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी चीजों में काम करने की बहुत जगह है, बहुत बड़े पैमाने में काम किया जा सकता है और करना इसका भी बहुत पड़ेगा। लोगों पे असर होगा। और इन चीजों को करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को टोन अप करने की। ओके, ये और करना भी वायरल। पड़ेगा शुभ, ये क्योंकि इससे कोई गवर्नमेंट बन सकती है। सुमन जो कहा उसको बता, सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर आपने अपने मोटे नंबर्स को फिक्स कर दिया है और उनमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए फ्रीबीज बांटना असंभव है। क्योंकि अगर आप डेफिसिट की बात करें कि उसको मैनेज करना है, एफआरबीएम लागू करेंगे आप, तो फिर आप ये सब रेवड़ी बांट नहीं सकते हैं। बातें करना और एक्चुअल में देना में बहुत फ़र्क है, तो ये डर भी नहीं होना चाहिए। जसप्रीत सर, यही शायद आप कह रहे थे कि बाय एंड लार्ज कोई भी गवर्नमेंट रहे, 272 प्लस भी बने तो कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली या ब्रॉडली वही मैसेज था। आई थिंक वो एज भट्टाचार्य आल्सो सेड कि वो आई थिंक सम ऑफ दोस बिग मेजर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, ऑल दोस, वो सब चीजें फिर थोड़ा इजीली पॉसिबल है, क्योंकि अभी उनके पास राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी नहीं है। आउट ऑफ 245 व्हाटएवर दैट नंबर, अब वहां पे 3-4 सीटें शॉर्ट है। तो आई थिंक आफ्टर 2 years 2026 में जब वो नेक्स्ट होगा, वो हर 2-2 साल में होता है, तो तब उनको द एनडीए गवर्नमेंट मे हैव इट्स मेजॉरिटी, जो इजीली वो बिल्स पास कर सकें, जो जो लास्ट टाइम आर्टिकल 370 के अराउंड उनको बहुत दिक्कतें आई थी, बट इट वाज रियली पेंसटेकिंग फॉर देम टू डू दैट। वो इजीली हो पाएगा। अब वो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव ये है कि अभी लॉट ऑफ पीपल हैव अ नेगेटिव व्यू और अ कॉन्ट्रा व्यू कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट is getting a free right to do that, but that's the other side of it. But yeah, largely yes, जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतने ज्यादा प्रो रिफॉर्मिस्ट मेजर्स होंगे। The other contra side to it is obviously opposition reasonably strong होगी तो और अच्छा है। एकदम weak and dissipated opposition is also not good, right? Like 8-10 बहुत सारी पार्टियां including Congress, and they not having more than, let's say, 150 seats between them, or let's say 130-140 seats between them, is also not a good situation. So I mean, दोनों तरफ की चीजें हैं, because a lot of people are also now voicing out their opinions on YouTube and social media, in the way अगर ऐसा मिल गया गवर्नमेंट को 1%, 400 or more, I mean it could for good and not so good reason, it could have a different India. But I mean, yeah, both sides of the coin. वेरी इंटरेस्टिंग। और चलिए हम यहाँ तक की चर्चा में एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े बदलाव हो जाएंगे सरकार की, नई सरकार के आने के बाद, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर जिससे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो चिंता बेवजह है। मतलब कि मार्केट में या दूसरे लोग या रिटेल वाले जो भी डर रहे हैं, उसमें फिर मल्होत्रा जी की बात सही है कि खेल रहे हैं, है ना, 2-3 दिन खेलने का मौका तो खेल रहे हैं। हाँ। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से लौट के आके 1-2 सवाल और मेरे ये हैं कि इस बाजार को प्ले कैसे किया जाए, और सबसे स्मार्ट आदमी कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा बना लेगा इस 4, 6, 8, 10 दिन के इवेंट में। वो चाहे गिरने पे घुस जा के निवेश कर ले, या इवेंट में ट्रेडिंग का बड़ा स्मार्ट मास्टर एल्गो लगा कर लेता है, जो भी कर लेता है, वो कौन स्मार्ट सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा, और इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद इसकी बातचीत करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले मार्केट इतना जिटरी है, इस बीच एक नंबर आया जीडीपी का जो बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, तो कैसे समझें इस मार्केट को, और क्या बहुत सारी चिंताएं बेमतलब की हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम हैं तो परेशान हो रहे हैं, ये डिस्कस हमने किया है। अब हम इस सेगमेंट में ये बात करना चाहते हैं कि इन्वेस्टर की, ट्रेडर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मल्होत्रा जी, 3 ऑप्शन है। एक तो चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो। एक ऑप्शन ये है कि बहुत आप बहुत चतुर सयाने हो तो ट्रेडिंग करोगे, मानोगे नहीं, आदत लगी हुई है। तीसरा इन्वेस्टर है, उसको खाली खरीद के फिर सो जाना है। तो तीनों में से क्या करना चाहिए लोगों को? आई थिंक ये इवेंट जैसा होगा ना, 1-2 दिन की उठक पुठक रहेगी किसी भी डायरेक्शन में, उसके बाद स्टेबलाइज होके इसका जो भी इम्पैक्ट होगा, अगर जैसा बहुत अच्छा आ जाता है नंबर, सबको दिखता है कंटिन्यूटी रहेगी, एकदम मार्केट ऊपर जाएगी, फिर डेफिनेटली नेक्स्ट 10 दिनों में नीचे आएगी, क्योंकि इन चीजों का इम्पैक्ट ग्रेजुअल होता है। ऐसा नहीं कि एकदम कुछ चेंज आया और अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा ग्रोथ। दीज थिंग्स टेक टाइम। तो अगर मैं कहूंगा कि अगर बहुत सारी चीजें बहुत ऊपर चली जाएं, और मैंने जैसे पहले उसमें चरण में भी कहा कि वैल्यूएशन ज्यादा है, तो आपको थोड़ा बेच भी देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके। अगर मार्केट वोलेटिलिटी नीचे का देती है तो घुस जाना चाहिए। तो घुस जाना चाहिए। हाँ। और कोई भी सिनेरियो में आपको, अगर आपके पास कैश है, अगर आपने बेच दिया ऊपर में, तो क्योंकि अगले 5 साल की कंटिन्यूटी मिल गई है, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी भी कुछ सेक्टर हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे हैं, डिस्पाइट कि मार्केट्स ने इतना अच्छा कर रहा है। एक मार्केट ऊपर चल गई है, 22,000 से ऊपर क्रॉस कर गई है, 22 टाइम पे ट्रेड कर रही है, तभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जहां आपको ग्रीन शूट दिख रहे हैं। जैसे एफएमसीजी है, लास्ट 3 साल से हिंदुस्तान लीवर 2250 नीचे में हुआ। डाबर है, अगर आप उनकी कमेंट्री सुने इस क्वार्टर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि कहीं ना कहीं उनको रूरल, विच इज अ बिग लेग ऑफ द जीडीपी ऑल्सो, कहीं ना कहीं उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और आरबीआई का जो बोनांजा आया, इससे बैंक्स को बहुत फायदा होगा, लिक्विडिटी है सिस्टम में। तो बैंक्स को एक अनदर सेक्टर है जहां पे होगा। फिर आईटी तो परफॉर्म ही नहीं करा है अभी, आप देखें तो। अरे बिल्कुल नहीं परफॉर्म नहीं करा है। तो वहां पर यूएस बिल्कुल स्टेबलाइज हो रहा है, तो 6 महीने में आपको वहां पर भी आपको ग्रोथ के साइन। एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, बजट आने वाला है जुलाई में। हाँ, बहुत बड़ा इवेंट है वो। मुझे लगता है कि वो चुनाव के परिणाम से बड़ा इवेंट वो होगा। आई थिंक बजट में जो होगा, जहाँ थ्रस्ट होगा, वो जो गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा है उसको स्पेंड करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, एक सिनेरियो, हाँ, रिजल्ट के दिन या एग्जिट पोल के रिएक्शन के दिन सोमवार को जो उठापटक होगी, उसमें घुसना है, निकलना है, ये सब कर करा के आप शांत हो जाएंगे। अब फिर बजट के लिए पोजिशनिंग शुरू होगी, है ना? तो वहां पे भी मार्केट नीचे आएगा। यू नेवर नो। आप लोग भी कितनी तरह की अफवाहें चला देते हैं कैपिटल गेन्स की तो कुछ भी हो सकता है। तो पता लगा नीचे आ गया, तो वहां पे दम साध के बैठो, देख लो, बजट सुन लो एक बार। 5 साल के लिए सुनना तो एक बार सुन ही लो। देखिए, वो कैपिटल गेन्स का मेरे ख्याल से जब से मैं देख रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ ना, वो हर साल एक रिस्क आता है कि इस साल ये हो जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स आ जाएगा, हर साल आता है। बट आप ये सोचिए, कैपिटल मार्केट इतनी वाइब्रेंट है, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना है और टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो उसको क्यों किल करेगा कोई? आप बताइए, तो क्यों टैक्स इंपोज करके? और ऐसा नहीं है, इंडिया में और कंट्रीज में भी कैपिटल गेन्स लोअर ही रहता है, तो आप सिर्फ इंडिया को ही क्यों करते हैं? जब 10% लॉन्ग टर्म पे लगाया था ना, तो लोगों ने कहा था कैपिटल मार्केट गई तो खत्म हो जाएगी। आप वहां से और आज के रिटर्न्स देख लीजिए, यहाँ पर रिटर्न्स 10% कैपिटल गेन देने में लोग 15% बहुत खुश हैं। मतलब मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए, आप एक बार लगा दो, हाँ, लगा दो, बार बार मत करो, अफवाहें मत उड़ाओ। अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑलरेडी बिजनेस में होती है, कंपनी में होती है, इंडस्ट्री में होती है, सेक्टर में होती है, ग्लोबल में होती है, रॉ मटेरियल में होती है, रेवेन्यू के प्राइस में होती है। आप उसके साथ एक टैक्सेशन की और अनसर्टेनिटी डालोगे तो आप एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हो। मेरे पूरे फॉर्मूला में हम उस अनसर्टेनिटीज वेरिएबल को कम करना चाहते हैं। तो जहां जहां क्लैरिटी मिलती जाएगी, मुझे पता लग गया ये प्लग हो गया, ये प्लग हो गया, अब हमें सिर्फ 6 की जगह 4 ही अनसर्टेन वेरिएबल्स पे काम करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। ये इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को बहुत स्थिरता पसंद है। आपको अगर जो भी टैक्स रेट रखना है उसको एक बार रख दो, मुझे बता दो कि अगले 5 साल तक मैं छेड़ूंगा नहीं,
तो मार्केट एडजस्ट कर लेता है, जैसे उसने कैपिटल गेन्स वाले में किया, उसको भूल गए। जब नोटबंदी हुई थी तो बड़ा कोहराम मचा के, अरे भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। आप यकीन मानिए 3 महीने से ज़्यादा किसी को याद नहीं थी नोटबंदी। नवंबर में हुई थी, जनवरी ऑनवर्ड सब भूल गए थे नोटबंदी। नॉर्मल एज रूटीन हो गई थी। और ये बात मैंने नहीं कही थी, ये मॉर्गन स्टैनली के इंडिया हेड ने कही थी कि आप याद नहीं करोगे। सचमुच किसी को याद नहीं थी जनवरी के बाद से। तो मार्केट में बहुत सारे ये बड़े इवेंट्स आते हैं ना, वो उनको डाइजेस्ट करने की उनके अंदर क्षमता होती है और वो निपटा लेते हैं उसको। मतलब आप ये देखिए, इंडियंस ना एक एंटरप्रेन्योर बेंट ऑफ माइंड होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिखता रहेगा। अब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स देखिए, नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी 10 बिलियन डॉलर से मार्केट कैप बढ़ गई है, 1 लाख स्टार्टअप है इस 1 देश लाख में। स्टार्ट है। तो वो जो ग्रोथ है ना, कहीं वो कैपिटल मार्केट में आएंगे। कहीं ना कहीं वो जो इंडिया करेक्टर है ना अपने इंडियंस का, वो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट के थ्रू ही फ्रक्टिफाई होता है। पंकज जी की बात चलते हैं। पंकज जी, निवेशक और ट्रेडर के लिए क्या रणनीति है अगले 3-4 दिनों की, और फिर उसके बाद 15 जुलाई तक की? आई होप कि उससे पहले बजट आ जाएगा। नीरज जी, नीति बड़ी सिंपल है, हम इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और इधर उधर की बातें करके अब जो वक्त आने वाला है, आई थिंक जो प्री इवेंट ज्यादातर जो स्ट्रैटेजी बनानी थी, आई थिंक उसका समय निकल गया है। जब सोमवार को हमारी मार्केट खुलेगी, काफी कुछ एग्जिट पोल से एक दिशा देखने को मिल जाएगी। जब मंगलवार को मार्केट खुलेगी या उसके 1-2 घंटे बाद एक्चुअल रिजल्ट्स पोर इन हो जाएंगे। तो हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को, जो बिल्कुल डीप रूटेड सुपर लॉन्ग टर्म जिसे बोलते हैं 5-10 साल वाले अगर नहीं है, अगर सीरियस एक्सूबरेंस मिलती है मार्केट में बिकॉज ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बीजेपी एनडीए, और हम देखते हैं कि अगले 2 दिन तक सब कुछ रोजी है, कुछ सर्किट्स लग रहे हैं नहीं लग रहे, मतलब दैट्स हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जाके मार्केट में बेचिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए। आई थिंक स्काई इज नॉट द लिमिट। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, मैं पिछले 25-26 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बार हम देख चुके हैं। अगर बहुत सीरियस किसी वजह से पेसिमिज्म आती है मार्केट में, आई थिंक आपके मन में या आपकी चेकलिस्ट में आइडेंटिफाइड सेक्टर और स्टॉक होने चाहिए कि मुझे आगे बढ़ के ये स्टॉक्स खरीदने हैं, और उसमें डरना नहीं चाहिए अगर सीरियस पेसिमिज्म आती है। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आई थिंक चाहे ए गवर्नमेंट हो चाहे बी गवर्नमेंट हो, एवरीबडी नीड्स अ थ्राइविंग इकोनॉमी, एवरीबडी नीड्स अ थ्राइविंग स्टॉक मार्केट। और मैंने तो यहां तक एक मैं डिस्कशन में था, कहते हैं अगर करंट रेजिम आती हैगी और हमारे को एक एक्सूबरेंस मिलती है, डेफिनेटली बुक प्रॉफिट, क्योंकि एक लाइकलीहुड है कि दे में कम आउट विद अ टफ बजट, क्योंकि शुरू के 1-2 साल जो आप टफ मेजर्स ले सकते हैं वो आने वाले वक्त में नहीं ले सकते। और अगर किसी वजह से करंट रेजिम में कोई दिक्कत आती है एंड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिम, वी कुड एक्सपेक्ट अ वेरी सॉफ्ट बजट। सो दोनों सिनेरियो में आई थिंक ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट के लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, provided they are in decent stocks, provided they are not in those penny kind of stocks, provided they are not in that super leverage positions in derivatives and all. So all in all, I think we are in for good times. Longer term scenario stock market का intact है, हमारी इकोनॉमी का intact है. It just that कि short term में आपको अपने कार्ड्स, अपने डाइसेस थोड़ा ध्यान से खेलने हैं. आप बह मत जाइए, अगर बहुत ज्यादा एक्सूबरेंस हो, पता चले आप खरीदते जा रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट, बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो, you are fearing as if COVID kind of scenario has come and you are trying to sell out. So stay sane, stay in cash, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर लीवरेज मत करिए. That has been our advice and I think सोमवार मंगलवार को भी to the best of our ability हम अपने लोगों को गाइड करेंगे. ओके, जसप्रीत सर आप क्या करेंगे? Sir, on a lighter note, I think जो short term investors stroke जो options में deal करते हैं, I think मतलब ठीक है, hedging के लिए ठीक है, short term amounts invested के ठीक है, but जो full time है, I would seriously advise Monday, Tuesday 2 दिन पहली बात खुली हवा में बैठे, कपालभाति करते रहें, बीपी हमेशा के मशीन लगाए रखें मेरे बाजू में, because we don't know what kind of volatility can come, right? और previous few elections में हमने देखा है, I personally seen 2004 and I've seen काफी लोगों का काफी बुरा हाल हुआ था जब वो not so great रिजल्ट आया था. तो it may not be a great screen to look at in case जो आउटकम है वो एक तरफा आ गया तो which is more on the negative side. तो इसलिए बहुत जरूरी है जो फुल टाइम जो ट्रेडर्स हैं या FNO में करते हैं, they have to be very very calm, right? That's on a lighter note, but it is very relevant. हम लोग we are more on the long term investing side, so what we have done is कि we have अब ठीक है मार्केट महंगा है, वो तो महंगा सस्ता is one thing, but what we have done is we have identified stocks, right? We have identified 100 names
जहां पे अगर किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20% करेक्शन आती है, विल पॉसिबली गो आउट एंड बाय मोर, जो हम आज नहीं खरीद पा रहे बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन रीजन. सो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जस्ट आइडेंटिफाई योर स्टॉक्स जो अगर 10, 15, 20% करेक्शन में आप एक्साइटेड होंगे लेने के लिए, जो आज नहीं हो पा रहे हैं. एंड इफ वो अपॉर्चुनिटी आती है नेक्स्ट वीक, एनी डे ऑफ नेक्स्ट वीक, go all out and buy with again a 1, 2, 3 year view, because we've seen it in the past. ये सारे opportunities ही long term investors को help करता है to come back and deploy जो balance cash है, या फिर जिसका बड़ा पैसा भी जिसको लगाना है और जो एकदम साइड में बैठा है, he can also use such opportunity to तो अपना सब आइडेंटिफाई करके रखें and only if in a situation कि अगर जो आउटकम है वो एकदम नॉन कंसेंसस है, लेट्स से हंग पार्लियामेंट या व्हाटएवर, देन ऑब्वियसली maybe FMCG defense, not defense, FMCG, pharma, IT, banking, so called low beta names could be pockets to hide, and so called high beta पे थोड़ा टाइम के लिए एटलीस्ट दूर रह सकते. देखिए लिस्ट भी बनी है, 3 स्ट्रेटजी मिली है. पंकज जी कह रहे हैं बहुत ऊपर जाए बेच के चुपचाप पैसे कैश कर लो. जसप्रीत सर कह रहे हैं कि मैं तो नीचे की तरफ देखूंगा, जो 15% गिरा मैं एंट्री करूंगा. और आप कह रहे हैं एंट्री एग्जिट दोनों करना है. देखिए 3 स्ट्रेटजी 3 लोग. और ऑप्शन वालों को उस दिन 2-3 दिन या तो छुट्टी ले लें, सीरीज देखें. मैं बहुत सीरियस नोट पे अपने रिटेल मतलब बड़े लोग जो कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे जो हमारे दोस्त लोग हैं जो ऑप्शन में बहुत खेलते रहते हैं, कृपा करके एडवेंचर मत करिएगा, वरना बहुत बुरे फंस सकते हैं आप. सुमन सर आप भी तो मार्केट में कुछ करते होंगे सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ भी ना करते हो. क्या करेंगे आप अगले 3 दिन? मेरा कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट का पोजीशन काफी रिंग फेंस कर दिया है फाइनेंसेस ने. तो इसलिए मुझे ऑप्टिमिस्टिक ही लग रहा है. और चारों तरफ से इतना ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन में कोई भी नया सरकार भारत में कभी भी नहीं आया इतना गुड स्कोर कार्ड लेकर. इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी आएंगे उनके लिए काफी अच्छे पॉलिसीज करने के चांसेस हैं. इसीलिए मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड टाइम. कब कौन इन्वेस्ट करेंगे वो तो अलग बात है, बट मुझे लग रहा है फॉर द इकोनॉमी एक बहुत अच्छा पोजीशन में आ चुका है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग इनटू द इंडिया स्टोरी शायद बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है. अच्छा सुमन सर आप लोग जो कि दिल्ली में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ रहते होंगे. जैसे मोदी जी बार बार कह रहे हैं 100 दिन में आके मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा. एक कोई बताइए जो एकदम लो हैंगिंग और आपको लगता है कि ये आते ही कर डालेंगे. कुछ है क्या आपको आइडिया ऐसा? जीएसटी को दायरा बढ़ा दें, कुछ चीज़ों को ले आए अंदर, इस टाइप का कुछ भी? जीएसटी 100 दिन में नहीं हो सकता है, बिकॉज जीएसटी में जो टैक्स चेंजेस है वो तो 100 दिन में नहीं हो सकता है. लेकिन बजट में जरूर चेंज ला सकते हैं टैक्स स्ट्रक्चर्स में, डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर. ओके, वो 100 दिन के अंदर आता है. इसलिए उसमें अगर गवर्नमेंट चेंज लाना चाहे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो लाएंगे वो 4 साल उनको टाइम रहेगा प्ले आउट करने के लिए. इसलिए मुझे लगता है इस बारी का बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को, जैसे आप बता रहे थे, मतलब जी भी बता रहे थे कि ब्रिंग इन स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन इकोनॉमी के लिए. और वही जरूरत है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, सबके लिए, कि हम सिस्टम्स को छेड़खानी नहीं करेंगे. छेड़खानी ना करने का फायदा कितना होता है वो हमें जीएसटी दिखा दिया है. सो अगर हम वो चीज को अगर हम मान के चले टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेसन लर्न. लो हैंगिंग भी कह सकते हैं, 100 दिन के अंदर हो सकता है. रैपिड बूस्ट कॉन्फिडेंस हो सकता है इकोनॉमी में, और मौका भी है, सब कुछ हो सकता है. इट इज अ वेरी इजीली. तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और इकोसिस्टम भी है. सब तरफ से बहुत अच्छी खबरें भी हैं. तो ये हो सकता है. लेकिन मोदी जी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. वो बीच टर्म में जीएसटी करते हैं, चुनाव से ठीक पहले डिमोनेटाइजेशन करते हैं, और उसके बाद भी भारी बहुमत से चुनाव जीतते हैं, है ना? हाँ, यही तो कला है. ये कला नहीं है, ये जो सुमन जी कह रहे हैं, यही वो बहुत सारी इकोसिस्टम है जो उनको और काम करने के लिए प्रेरित करता है. हाँ जी. और मार्केट वालों को ये समझना चाहिए. खैर बहुत अच्छी चर्चा रही. आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि नेक्स्ट 3-4 डेज आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. हर चीज़ को बहुत ग्रैंडुलर मॉडल पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोगों ने सोचा है मार्केट और इकॉनमी वैसे ही प्ले आउट होगी, और परिणाम भी हम लोगों के लिए अच्छे होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. धन्यवाद.